अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं कहकशां ख़ान आपका इस्तक़बाल करती हूँ आपके प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन में। नाज़रीन, हम लोग पिछले कुछ एपिसोड से न्यूट्रिशन के टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने डिफरेंट एज ग्रुप के बारे में किस तरह का डाइट प्लान उनको फॉलो करना चाहिए, इन सब पर भी हमने गुफ्तगू करी है। आज हम बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ अगर किसी को है तो उस लिहाज से उन्हें किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, इन सब पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसी उन्वान से हमने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है मोहतरमा तथीर फ़ातिमा साहिबा को। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मोहतरमा, आज जैसा कि आपने बताया था कि हम लोग पर्टिकुलर डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे कि किसी को अगर कोई डिज़ीज़ है तो उस हालत में उन्हें किस तरह के डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए। तो आज आप किस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे? देखिए, क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट एपिसोड कर रहे हैं कि अब डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग डाइट के लिए, तो सबसे पहले बहुत बेसिक जो हमारे यहाँ फीवर्स और इन्फेक्शंस होते हैं तो हम उसकी डाइट के बारे में बात करेंगे कि हमें जब नॉर्मल ये छोटे छोटे फीवर्स और इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो किस तरह का खाना लेना चाहिए या किस तरह की हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले फ़ीवर क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जब वो थोड़ा सा बढ़ जाता है ड्यू टू सम इंडोजिनस फैक्टर्स की वजह से, कुछ एक्सोजिनस फैक्टर्स की वजह से, तो उस कंडीशन को हम फीवर कहते हैं। इंडोजिनस फैक्टर्स जैसे हमारी बॉडी में कुछ एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का रिएक्शन होता है, उसकी वजह से हमें ये फीवर हो जाता है। या फिर कुछ एक्सोजिनस जो बाहर के फैक्टर्स है जैसे बैक्टीरिया, फंगस है, ये सब की वजह, वायरसेस है, इनकी वजह से हमें फीवर हो जाता है। देखिए, 3 तरह के हम फीवर्स की बात कर लें कि कुछ क्रॉनिक होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, कुछ इंटरमिटेंट नॉर्मल पीरियड्स के लिए होते हैं, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में जैसे हमारा आ गया इन्फ्लुएंजा आ गया, टाइफाइड आ गया, या टॉन्सिलाइटिस है, कोल्ड है जी। ये सारे फीवर्स जो हमें आते हैं ये कुछ दिन के लिए रहते हैं, चले जाते हैं। फिर इंटरमिटेंट जो थोड़े दिन के लिए लॉन्ग हो जाते हैं जैसे मलेरिया हो गया जी। और अगर जो क्रॉनिक की बात करें जो हमें काफ़ी दिन तक रहते हैं, वो हमारा हो गया जैसे ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, ठीक है। तो हम आज इन्हीं सारे जो फीवर्स और इन्फेक्शन है इनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और इनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जब हमें ये फीवर्स होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस हो जाते हैं। अच्छा। कि आपने देखा होगा फीवर हो रहा है, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेस्टलेसनेस होने लगती है जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसके साथ जैसे हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है वो भी कम होने लगता है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की, हमें प्रोटीन, क्योंकि टिश्यू डिप्लीशन होता है तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। कुछ हमारे जो हम दवाइयाँ जब लेते हैं तो हमारे कुछ विटामिन्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हिंडर करता है, उससे अफेक्टेड होता है। तो फिर हमें ज़रूरत होती है कि हम डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू उसको भी कवर कर सकें कि हमें उन न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो पाए हमारी बॉडी में। देखिए, अलग अलग तो जैसे हर फीवर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है डाइट में, लेकिन अगर इन जनरल हम बात करें कि एक नॉर्मल फीवर में कैसी डाइट चाहिए हमको, तो एनर्जी की बात करें तो हमें जो 2500 से 3000 तक किलो कैलोरीज हमें एक नॉर्मल अडल्ट को देनी है। अच्छा, ठीक है। फिर प्रोटीन की बात करें तो हमारे अगर फीवर थोड़ा सा लंबा हो गया है, थोड़ा ज़्यादा दिन तक है, तो हमें 100 टू 120 ग्राम्स प्रोटीन हम रखते हैं डाइट में, जो हमें नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए डेली पर डे की बात कर रहे हैं। और हमें इंडियन डाइट की बात की जाए तो नॉर्मल हम लोग कितना, जब हमने एज वाला बताया था, हर एज पे मैक्सिमम 80 जाता था, लेकिन फीवर्स में क्योंकि टिश्यू डिप्लेशन वगैरह ऐसा रहता है और फीवर प्रोलॉन्ग हो गया है आपका, एक टाइम ड्यूरेशन से आगे जा रहा है, तो फिर आप 100 टू 120 ग्राम्स पर डे आपको लेना रहेगा। इसके अलावा जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लाइकोजन स्टोर जो होता है हमारा वो कम हो रहा होता है, तो हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे शुगर फॉर्म्स में होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया जी। इस तरह के हम कार्बोहाइड्रेट्स उनको डाइट में लेंगे ताकि जो है वो फ़ौरन जाके हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा। फ्लूइड्स का इंटेक ज़्यादा रखेंगे इसलिए क्योंकि देखिए आप फीवर होता है तो पसीना होता है जी, ठीक है, तो हमारी बॉडी से फ्लूइड जो है ज़्यादा जा रहा होता है, एक्सक्रीट कर रहा होता है, तो हमें फ्लूइड का इंटेक लिबरल रखना होगा और साथ साथ में फिर मिनरल्स का भी, क्योंकि जब ये पसीना होता है या फ्लूइड का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है तो हमारे कुछ सोडियम सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट का लॉस भी ज़्यादा होने लगता है। अच्छा। तो फ्लूइड्स का भी इंटेक अच्छा रखेंगे
और हमारे ये सॉल्ट्स का, मिनरल्स का, ठीक है। वाइटामिन्स में क्योंकि हमने बताया कि कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन हिंडर होते हैं जो हम ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो हमें उसका भी ख्याल रखना, जैसे विटामिन ए है ना, इस तरह की विटामिन डी, इस तरह की चीज़ों का हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है फीवर्स में। तो इन खाने ऐसे लेने चाहिए ज़्यादा जिसमें इस तरह के विटामिन्स पाए जाते हों। उसके अलावा जो ख्याल रखा जाता है कि हम ऐसा खाना दें कि डाइजेशन में उसको आसानी हो। अच्छा। जैसे कि जब शुरुआत ही फीवर हो तो पहली बात तो लिक्विड डाइट पे रखें, फिर थोड़ा सा अगर कंडीशन सही हो रही है तो सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड डाइट, देन ये सॉफ्ट डाइट, इस तरह के शुरू हम लिक्विड से करें, ठीक है। और जैसे सूप्स वगैरह हैं, बीवरेजेस वगैरह हैं, उसमें हम सॉल्ट का यूज़ ज़्यादा रखें ताकि जो हमें सोडियम क्लोराइड की कमी ना हो, क्योंकि सोडियम पोटेशियम सॉल्ट जो है लॉस होने लगता है। अच्छा, कोई भी फीवर के उसमें ये तो मैंने जनरल बताया है। अब अलग अलग की बात करें तो जैसे कि टाइफॉइड हो गया है जी, तो इसमें हमें सब तो यही है, प्रोटीन वगैरह है, ये सब तो नॉर्मल इतना ही लेंगे। जैसे रिच पेस्ट्रीज या फ्राइड फूड्स इस तरह की मना करेंगे, लेकिन फैट एडिकेट अमाउंट में रखना है, फैट को हम कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी भी आप इतना ही रखें, कैलोरी वो प्रोटीन भी आप इतना ही रखें, जो एक जनरल प्रिंसिपल होता है खाने में। जैसे बनाना है, या अगर डायरिया वगैरह की कंडीशन नहीं है तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप टाइफॉइड के पेशेंट को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप उनको खाने में ले सकते हैं, ठीक है। और अगर अवॉइड करने की बात आए तो स्पाइसेस हैं या फर्मेंटेड चीज़ें जो होती हैं, जैसे उस तरह की चीज़ें हमको मना करना है। बहुत हैवी सीरियल्स वगैरह शुरू में नहीं देना है, क्योंकि हमें लिक्विड डाइट से ही शुरू करना रहता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है ना कि खाना भूख वैसे भी कम हो जाती है, मज़ा ख़राब होने लगता है। तो हमें उस शुरू में उनको लिक्विड डाइट, देन सॉफ्ट डाइट, इस तरह से उनको धीरे धीरे आप सॉलिड डाइट्स पे लाएंगे। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि टाइफाइड में हमें इस तरह के डाइटरी प्लान फॉलो करना चाहिए, तो और जो फीवर्स हैं लाइक मलेरिया है, डेंगू हैं और इन्फ्लुएंज़ा वगैरह, इस तरह के बहुत सारे फीवर्स हैं, तो इनमें भी यही डाइटरी प्लान फॉलो होता है या कुछ? जी, ये सारे एक तरह के फीवर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, जो एक्सोजेनस फैक्टर्स की वजह से हमने बताया ना कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की वजह से होता है ये सब, मलेरिया वगैरह। तो डाइट प्लान तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनकी इतनी रहेगी कि एनर्जी की जैसे बात की तो उतना ही है, प्रोटीन उतना ही है, बस ये फॉर्म्स। जैसे अगर हम नॉर्मल फीवर या टाइफाइड की बात कर रहे थे तो इसमें लिक्विड डाइट पे ज़्यादा रखा जाता है, बिल्कुल। तो लेकिन इन सब में आप यह कर सकते हैं कि सेमी सॉलिड डाइट या सॉफ्ट डाइट, ब्लैंड डाइट, इस तरह की चीज़ें, वही खाने आप इनको इस तरह से दे सकते हैं। टाइफॉइड में ये था कि आपके इंटरवल्स का शुरू में, क्योंकि भूख नहीं लग रही होती है या मिजाज ऐसा हो जाता है कि आप ज़्यादा खाना नहीं पसंद कर रहे होते, तो आप शॉर्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं जी। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप एक नॉर्मल रूटीन के हिसाब से आप डाइट का जो पोर्शन साइज़ है वो बढ़ा के दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कही जाए तो ये सब ऐसी फीवर्स के ही अकॉर्डिंग रहती है। अच्छा जी, जी बिल्कुल। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि ये वाले जो फीवर्स हैं ये तो फिर शॉर्ट टर्म होते हैं। अगर हम लोग ज़रा सा मेजर फीवर की बात करते हैं तो टीबी की बात आती है, तो टीबी भी क्या इसी डाइट प्लान पे फॉलो होता है? नहीं, देखिए जैसे शुरू में हमने अभी बताया कि ये क्रॉनिक टाइप्स में आता है, कि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो इसमें थोड़ा सा डाइटरी मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि टीबी जो है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ है और सबसे ज़्यादा हमारा लंग इससे इन्फेक्टेड होता है। अच्छा। तो इसमें बहुत सी जैसे चेस्ट पेन है, हमें थकावट होती है, वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमारी भूख कम होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है। तो इस तरह की परेशानियां हमें इस वाले फीवर में देखने को मिलती। फीवर काफ़ी दिन तक रहता है इसका। एनर्जी जो है हमें 45 to 50 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट, मतलब कि हमारा जो बॉडी वेट है, आइडियल बॉडी वेट, उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। अडल्ट में, एक नॉर्मल अडल्ट की बात करें, जब बच्चों की बात होती है तो उनको 90 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट तक हम इसको बढ़ा देते हैं। अच्छा। ठीक है, कैलोरी रिक्वायरमेंट हमें क्योंकि फीवर है और हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बढ़ रहा है और हमारी इसलिए हमें रेस्टलेसनेस हो रही है, तो हमारी बॉडी को नीड होती है एनर्जी की, तो इस वजह से हम कैलोरी रिक्वायरमेंट हमारी नॉर्मल से काफ़ी थोड़ा ज़्यादा फीवर्स में हो जाती है, खासकर टीबी की बात करें। जी। प्रोटीन में बात करें तो अगर नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो हमारा वही 1
से लेकर 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट देते हैं। बट अगर चिल्ड्रन की बात करें तो ये और बढ़ जाता है, जैसे हमारा 3 से 4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, इस तरह से, क्योंकि हमारा टिश्यू डिप्लेशन होता है। इसमें फीवर्स में टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, तो हमें उसके लिए ज़रूरत होती है कि प्रोटीन एडिकेट अमाउंट में हमारी बॉडी में जाए। जी बिल्कुल। मिनरल्स में बात करें तो जैसे वाइटामिन, जो हम कुछ ड्रग्स ऐसे लेते हैं जब हमारी दवाइयाँ चलती हैं टीबी की या ट्यूबरक्लोसिस की, तो वो ड्रग्स ऐसा काम करते हैं कि हमारे विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कैल्शियम और फास्फोरस, इसका एब्जॉर्प्शन जो है अफेक्टेड होता है, यानी जो हमारा कैल्शियम मिनरल है और जो फास्फोरस है। तो हमें ऐसी डाइट रखनी चाहिए कि जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम और फास्फोरस इसका अमाउंट अच्छे से मौजूद हो। इसी तरह जब विटामिन्स में बात करें तो विटामिन ए जो है वो सबसे ज़्यादा कम होने लगता है, क्योंकि जो कैरेटीन हमारी बॉडी में रहता है वो विटामिन ए को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होता है सही से बॉडी में। तो फिर हमें ऐसे खाने, जैसे कि हमने बताया था पहले भी कि विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं येलो ऑरेंज फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो होते हैं हमारे, गाजर हो गया, राइप मैंगो हो गया, गुआवा पपाया हो गया, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। तो हमें इस तरह का खाना उसमें लेना चाहिए। फ्रूट्स की फिर वही बात करें कि फ्रूट्स हमें 2500 टू 5000 हमें मिलीलीटर अपना पानी रखना चाहिए डेली बेसिस पे। उसमें इंक्लूडेड है बेवरेजेस, सूप्स, जूसेस, पानी सब मिला के। सिर्फ हम पानी की बात नहीं कर रहे इतना, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाएगा फिर। तो ये सब मिला के हमारे 2500 से 5000 तक के हमारे ml हमारे बॉडी में फ्लूइड का रहना चाहिए। अगर इसमें प्रिंसिपल ऑफ डाइट की एक लाइन में हम बात करें तो हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, नॉर्मल फैट, हाई फ्लूइड डाइट हमको इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं हम टीबी के पेशेंट्स को। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि अगर किसी को ये बीमारी है तो हमें इस तरह के डाइट प्लान फॉलो करने हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इन बीमारियों से बच सकें, अपने आप को मतलब महफूज रख सकें इन बीमारियों से? जी देखिए, कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए हमें अपने डेली लाइफ में, कि ये सब बीमारियां ना हो। जैसे कि ओवर ईटिंग और कम खाना दोनों ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। इसी तरह से ओवर एक्सरसाइज या कम हम एकदम फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं आ रहे हैं तो भी ये बीमारियां जो है फीवर्स एंड और, क्योंकि बॉडी पे अगर बहुत एक्सरसाइज करें तो भी एक्सर्शन पड़ता है जी, वो भी अच्छा नहीं है। और कम हो रहा है तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं खाना खा रहे हैं या और भी सारी चीज़ें हमारा, तो दोनों चीज़ें फ़र्क करती हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें हाइजीन की, तो हम बच्चों को सिखाते हैं वॉश योर हैंड्स, ये वो, तो ये सब तो बिल्कुल छोटी चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें, जैसे हम और आप अगर घर में खाना बनाने औरतों की बात करें तो हमें हाइजीन का ख्याल सबसे पहले किचन में रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे फूड बॉर्न डिजीज़ में आ जाती हैं। कभी कभी देखिए कि खाने से इन्फेक्शन हो जाता है हम लोग को, तो इसका ख़ास ख्याल रखें कि खाना हम कितना साफ़ सफाई से बना रहे हैं, कि हम किचन में कितना ज़्यादा हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं, सैनिटेशन का कितना ख्याल रख रहे हैं, इसका हम ख़ास ख्याल रखें। उसके अलावा पानी की कमी ना हो बॉडी में, इसलिए एक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो इनटेक होता है वो हम अपने खाने में रखें। इसके अलावा हमें कोशिश करना चाहिए कि एक थ्रू आउट लाइफ हम एक हेल्दी वेट मेंटेन रख सकें जी। ठीक है, अभी जैसे हम लोग होते हैं कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है या एक्सर्शन ज़्यादा पड़ा है तो हमारा वेट लॉस होने लगता है या बढ़ने लगता है, तो हम लोग उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब रीज़न जाके फिर ये बीमारियाँ पकड़ने लगते हैं। तो अपनी सेहत को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना सीखें, और थ्रू आउट लाइफ अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट कम हो रहा है तो आप उसका इंतज़ार ना करें कि कोई बीमारी हो जाए फिर हम उस चीज़ पे ध्यान दें। उससे पहले ही आप मेंटेन, अच्छा मेरा वेट कम हो रहा है, इतना आइडियल वेट है, ये कम हो रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सा अपना शेड्यूल ऐसा बना लूँ कि ऐसी डाइट लूँ, ऐसा प्रॉपर अपना टाइम टेबल फॉलो करूँ कि वो वेट हमारा अपना जो आइडियल वेट है वो मैनेज हो सके। उसके अलावा अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, अपनी स्लीप को मैनेज करें। एक प्रॉपर स्लीप जो हमारी होती है नॉर्मल 7 to 8 आवर्स रात की जी, वो अब ये नहीं है कि रात में जो हम लोग का शेड्यूल होता है रात में देर में सोते हैं सुबह देर में उठना, एक प्रॉपर स्लीप का जो शेड्यूल है उसको मेंटेन करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें इन बीमार होने से ही बचा लेती हैं। जी बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। الضريح يدايا يدايا أنت السراج ينير عتمة ليلنا.
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपने आप को बीमारी से दूर रख सकते हैं। आइए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो ततीर साहिबा, जैसा कि आपने बताया कि हम किस तरह इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन अगर हम इन बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कि अगर हमें पता चल गया है कि हमें ये बीमारियां हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप डायग्नोसिस करें, फिर आप दवाइयां लें। लेकिन साथ साथ में जैसे कुछ चीज़ें बताया कि प्रिवेंशन में वही चीज़ें आप उसके बाद भी कि रेस्ट रिकवरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से रेस्ट करें जी। फीवर्स में पानी का यूज़ ज़्यादा रखें। उसके अलावा इम्यून बूस्टिंग फूड है या न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, उसका इंटेक ज़्यादा रखें अपने खाने में। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक के, वो अपने उस तरह के खाने लें अपने डाइट में। अच्छा, जैसा कि आप बता रही हैं कि ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, ये किस तरह के फूड हैं, ज़रा सा हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए, प्रीबायोटिक के सोर्सेज हमारे वेजिटेबल्स में जैसे आ गया है कि हमारा प्याज है, गार्लिक है या ओट्स हैं, फ्रूट्स में बनानाज हैं या सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये सारे हमारे प्रीबायोटिक के सोर्सेज हैं। प्रोबायोटिक में हमारे जो योगर्ट है, चीज़ है, ये सब है। तो ये बैक्टीरियाज और फंगस इस तरह की बीमारियों के लिए हमारी ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक खाने में बात करें तो ये सब ले। इसके अलावा इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं कि अगर आपको इस तरह के फीवर्स या इन्फेक्शंस हो गए हैं तो आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि हम लोगों को प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड्स अपने खाने में लेने चाहिए, तो जैसे नॉर्मल ये कोल्ड कफ फीवर हम लोगों को है तो हमें किस तरह से इनको लेना है? जैसे गार्लिक की हमने बात की, अगर लहसुन की बात करें तो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है इसमें। तो आप जैसे जो खाना खा रहे हैं उसमें गार्लिक का यूज़ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। सूप्स वगैरह भी, अगर जैसे मैंने बताया कि सूप्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा रखते हैं फीवर्स में, तो हम उसमें गार्लिक का यूज़ ज़्यादा रखें। इसके अलावा चिकन सूप्स बहुत फ़ायदेमंद करते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन इसका ख्याल रखें कि घर में बनाए हुए हों। जो कैंड और पैक्ड होते हैं वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। घर में आप चिकन को बॉईल करके उसका बनाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो बाहर तो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज़ होते हैं और वो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं फिर उससे वो मिल भी नहीं पाते हैं। इसके अलावा हनी, कोल्ड वगैरह के लिए देखिए हनी का, जिंजर है, इस तरह की चीज़ें जो हमारे अदरक है वो फ़ायदेमंद होती हैं। इसके अलावा बनाना हम दे सकते हैं क्योंकि बनाना न्यूट्रिएंट डेंस भी होता है, ब्लैंड होता है, पोटेशियम वगैरह अच्छे से उसमें मिल जाता है। ओटमील भी बनाना की तरह ये सारी विटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं वो सब उसमें भी अच्छे मिल जाते हैं, ब्लैंड होता है। इसके अलावा ये बताइए ततीर साहिबा कि जो बनाना है अक्सर जो है वो कोल्ड और कफ में मना करते हैं, तो मतलब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जैसे रात के वक्त, इसी तरह दही वगैरह को भी देखिए मना करते हैं, या जूसेस हैं तो वो शाम के वक्त, जैसे जब हम लोग के इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को मना करते हैं। अदरवाइज न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज तो उसकी चेंज नहीं होती है ना, वो चीज़ तो फ़ायदा पहुंचा रही है। लेकिन हाँ, टाइमिंग का थोड़ा ख्याल रखें। अगर हम डाइट आपने प्लान कर लिया कि आपको ये फ्रूट्स लेना है, ये योगर्ट लेना है, या दही लेना है, या बनाना लेना है, तो इसकी टाइमिंग आप रात के बजाय सुबह ब्रेकफास्ट, डिनर है ना, इवनिंग के बाद से इवनिंग स्नैक्स और डिनर या बेड टाइम वाली जो मील है इसमें आप इन सब चीज़ों को ना इंक्लूड करें, उसके अलावा करें। अच्छा, ओट मील्स का ये भी फ़ायदा होता है कि वो ब्लड शुगर लेवल को भी आपके कंट्रोल रखती है। ठीक है, तो ओट मील में भी ये विटामिन्स और मिनरल्स और कैलोरी डेंस होता है, तो आप इस तरह के खाने फीवर्स या इन्फेक्शंस में इंक्लूड कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ततीर साहिबा, आपने इतनी अच्छी बात हमसे बताई कि हम किस तरीक़े से अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, और अगर हम बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मुहतरमा, एक हमारे नाजरीन की तरफ से एक सवाल आया है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उनकी एक छोटी बच्ची है 2-2.5 साल की। उन्होंने ये पूछा है कि वो अक्सर जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती है, बुखार, नज़ला ज़ुकाम उसके जल्दी जल्दी हो जाता है, और उसी वजह से उसको भूख नहीं लगती है, ठीक से डाइट नहीं लेती है, अपनी वेट गेन नहीं कर पा रही है। तो अगर आप इसके बारे में कुछ बता दें तो हमारी नाजरीन की मदद होगी। देखिए, बच्चों का जल्दी से जल्दी बीमार होना, ये सबसे इसका रीज़न यही है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, वो इन्फेक्शन से और उससे लड़ नहीं पाते हैं, तो वो जल्दी वो इन्फेक्शन कैच करने लगते हैं और बीमार पड़ने लगते हैं।
इम्यूनिटी का आप कमज़ोर तभी होती है जब हमारे बॉडी में मिनरल्स या विटामिन्स की कमी होती है। एक अच्छे अमाउंट में हमारे खासकर विटामिन सी है, विटामिन है, ये सब हमारे जो विटामिन्स हैं ये इम्यून बूस्टर होते हैं। भाई अभी मैंने आपको बताया इसलिए कि हमें इम्यून बूस्टिंग खाने लेने चाहिए। तो बच्चों में अगर वेट लॉस की बात हो कि यानी कि वो खाना सही से प्रॉपर नहीं खा रही है, तो जो सबसे वही जो मैंने शुरुआत में बताया था कि आप चेंज करें, फ्लेवर्स ऐड करें, कलर्स ऐड करें बच्चों के डाइट में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपीयरेंस पे जाते हैं खाने के। ठीक है, दूध भी अगर है तो उसमें आजकल तो बहुत सारे पाउडर्स आ रहे हैं, सप्लीमेंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा वेट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि MCT ऑयल्स आते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, ये आते हैं। वो हम दूध में या जूस है या आप सूप दे रहे हैं उसमें आप 1 चम्मच टेबल स्पून आप मिला लें, क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी होती है। जैसे 1 टेबल स्पून में 100 किलो कैलोरीज आपकी एनर्जी आ गई और प्लस उसमें 14 ग्राम फैट होता है। अच्छा। तो अगर आप किसी और चीज़ के थ्रू फैट या एनर्जी उनको नहीं दे पा रहे हैं तो आप वो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, आप वो इतना होता है कि आप दूध के साथ भी दे सकते, वो ब्लेंड होता है, ऑयल है तो वो ब्लेंड है, टेस्ट में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, लेकिन हाँ आपके बच्चे के अंदर, उनके बच्चे के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। तो और फ्लेवर्स और कलर्स ऐड करें जो थोड़े जैसे अट्रैक्टिव है, और वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह के बने हुए जो एसेंस होते हैं वो यूज़ करें। ये प्रिजर्वेटिव वाले नहीं, वो फिर खराबी आपके बॉडी पे अफेक्ट कर सकते हैं। खासकर बच्चे तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए ख़ास ख्याल रखें। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और हमारी नाजरीन की तरफ से सवाल है। आपके घर में एक बुज़ुर्ग खातून है जिनके मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं वो, और उनको थोड़ा सा मतलब चूई करने में भी तकलीफ़ है, तो लिक्विड डाइट ही डॉक्टर ने उन्हें बोली है। तो ऐसे कौन सी डाइट हम उन्हें दें जो उनके लिए, उनको मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स भी पहुँचें, उनको एनर्जी भी मिले? देखिए, न्यूट्रिएंट्स अगर ये उन्होंने लिक्विड ही डाइट पे हैं पूरा, तो उनको ऐसे जो खाने उनको ब्लेंड करके दिया जाए। जैसे कि अगर आप अंडा भी है तो उसे बॉईल करके, चर्न करके, जैसे हॉस्पिटल्स में होता है ना RT फीडिंग होती है। अच्छा। कि वो ट्यूब फीडिंग के थ्रू होता है, तो उसमें हम लोग प्रॉपर एकदम लिक्विड डाइट देते हैं। अच्छा। तो अगर घर पे भी रह के उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो बिल्कुल दांत नहीं खा पा रही, चबा नहीं पा रही हैं, तो उनको लिक्विड डाइट में आप खाने वही चीज़ें लेकिन ब्लेंड करके दे दें उसको। जैसे अंडे को भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा प्लान करते हैं कि बॉईल किया, उसे एकदम मैश कर लिया, तो उसको आपने किसी जूस में, फ्रूट में, उसमें मिला के उसमें आप नमक मिर्च अपना जो है थोड़ा सा करके दे दें। अच्छा। क्योंकि ओल्ड एज में, जैसे पहले ओल्ड एज का जब बात हुई थी, मैंने बताया था उनके टेस्ट बर्ड्स भी डिक्रीज होने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो सॉल्ट, शुगर इसका डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो टेस्ट पे इतना ना जाए। उस वक्त उनके सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स पहुँचे। तो फिर सबसे पहले बात यही है कि आप खाने को ब्लेंड कर करके दें। ओट्स है, ठीक है, उसको और जैसे हम लोग नॉर्मल थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट में रखते हैं तो उसको बिल्कुल लिक्विडिफाई कर दें, उसको एकदम ब्लेंड करके मिक्सर में करके, ग्राइंडर में करके तब दें। खिचड़ी है, इस तरह की चीज़ें दें, या वेजिटेबल्स में मिला दें, ऐसे एकदम कुक्ड करके, स्टीम्ड करके कि वो एकदम आसानी से मतलब चबा लें, वो निगल लें, तो वो खिचड़ी में वो मिला दें, ब्लेंड कर दें। अच्छा। तो इस तरह की डाइट जो है, नॉर्मल खाना है उसी को जो है वो सॉफ्ट कर दें, लिक्विड कर दें, ताकि उनका जो ये सिर्फ यही परेशानी है ना कि वो निगल नहीं पा रही हैं, तो फिर वो आसानी से वो सारी चीज़ें चली जाएंगी और बाकी उनका न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो वही रहेगा और उनका पूरा भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। नाजरीन, हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोहतरमा ततीर फातिमा साहिबा के कि जिन्होंने इतनी अच्छी गुफ्तगू करी हमसे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। नाजरीन, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हैं हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड या अपनी सेहत से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने राय और मशवरे भी हमसे शेयर ज़रूर करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कोई नई टॉपिक पे, कोई नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान कहकशां खान को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खतीजा TV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।